नमस्ते दोस्तों। अप्सरा के इस कहानियों के सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी बड़े भाई साहब। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई साहब से 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद करते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल में लग जाते थे। बुनियादी पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में की थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी स्पेशल, अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद पर एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह नवी जमान में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मोह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियाँ उछालना, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता। कभी कोई साथी मिल गया तो पूछता, क्या कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुँह से यह बात क्यों निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था, मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गेरा नत्थु खेरा सभी अंग्रेज़ी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने धोंधा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आँखों देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने नहीं जाते देखा है। रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्ज में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो तुम यो खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई से रुपये क्यों बर्बाद करते हो। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसे ऐसे लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के 2-2 टुकड़े हो जाते, हिम्मत छूट जाती। इससे जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था। उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊँ। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँ। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते। मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुँह हाथ धोना, नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना।
6 से 8 तक अंग्रेज़ी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेज़ी का कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी की वह दाव खात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी, फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी को याद ही न रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये में उससे भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ही ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकी मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी को मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता। मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ, पूछूं आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा, दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे, मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा, आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने ऐसे भाप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उनके चरित्र से तुमने कुछ उपदेश लिया है या नहीं, या यूँ ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते थे। आजकल अंग्रेज़ों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी मही उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उनका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लुक पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, त्राए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे ही अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में हुआ ये कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शायरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि अब तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गया, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी के गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफ़ा चट, सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोडियो, चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभावों को नाम भी न जोड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चारुम, पंजुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते हो, 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री की बस खुदा की पना, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी इम्तिहानों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है।
व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों का क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़की अक्षर अक्षर रट डाले और इस रटत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों से पढ़ने का क्या फ़ायदा? इस लेखा पर लम गिरा दो, 2 आधार लम से दोगुना हो जाएगा। पूछे इनसे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक बात में वाक्य में कही जा सकती है, उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या ज़रूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकर के। यार छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो कि 4 पन्नों का है, और उसमें भी 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे जब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हो लेकिन तुमसे बड़ा हो। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव। जो कुछ कहता है उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकटता। नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर क्या होता? तो शायद प्राणी निकाल लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया था। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा ये ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों से मेरी अरुचि जो कि त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ है वह भी फिर भी लुप्त हो गया। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, कुछ ऐसा सहयोग हुआ मैं फिर पास हुआ। भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर फिर भी ना जाने दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे कुछ अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर तक उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब इस साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊँ। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे? लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं धनाधन पास होता जाता हूँ और मैं इतने अच्छे नंबर से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया। अब सारा समय पतंगबाजी को ही बैठो था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकोए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न करने देता चाहता कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में कनकोआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर।
जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने की दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे खबर नहीं थी। सभी मानुस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितनों ही मिड लड़कियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे में डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों में संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी माता आदि के काम करते हो, तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं है, लेकिन वह जहन किस काम का जो तुम्हारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिन में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ। अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक ही नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, और परीक्षकों का यही हाल है। तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम MD, MPhil, DLD क्यों ना हो जाओ, समझे? किताबें पढ़ने से नहीं आती। समझ सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी की कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बात चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते। पैसे पैसे की मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुँह चुराने लगते। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हो, उससे आधे में दादा ने अपनी पूरी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी से साथ निभाया और एक कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते, लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पुराना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर की लक्ष्मी आ गई, तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए और अब स्वतंत्र हो। मैं देखते तुम बेरा नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गई। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हो बिल्कुल सच, और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकोए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी लल जाता है, लेकिन क्या करूँ? खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। सहयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ जाता था। भाई साहब लंबे ही उछलकर उनकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। बड़े भाई साहब की कहानियों में एक चीज़ तो हम पक्का समझ सकते हैं कि बड़े भाई साहब भी तो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पर जिम्मेदारियों ने उन्हें इस कदर घेर रखा है कि उन्हें छोटी खुशियाँ और अपना बचपना कहीं दूर छोड़ दिया है। ऐसी कहानी तो आपके घर में भी होगी ना? अगर है तो आज ही अपने बड़े भाई साहब को उनका बचपन ज़रूर याद दिलाइए। वो बचपना उनके अंदर फिर से ज़िंदा कीजिए, जो शायद आपको संभालते वक्त उन्होंने खो दिया। इसी के साथ हमारी ये कहानी यही समाप्त होती है।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दिल से धन्यवाद।